हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के, विच आर कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। क्वालिटेटिव, हमने लास्ट लेक्चर तक बात कर ली थी सारे के सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, और उसमें मैंने अच्छे से एक बात आप लोगों को बताई थी। इसके 4 फेजेस होते हैं, चार तरीके के होते हैं। एक होता है बैंक रेट आपका, फिर अम्ब्रेला टर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है डायरेक्टली? सेंट्रल बैंक। और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है आपका सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक बात और बता देता हूँ, आशमा और श्रेया, जो आपका डाउट था, एंड आई थिंक मयूर काफ़ी हद तक आपका भी था, ये ऑपरेशन ट्विस्ट ना अभी भी क्लियर हुआ नहीं होगा अच्छे से, है ना? पक्का थोड़ा सा असमंजस रह गई होगी कि सर मतलब ये क्या बकचोदी है कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को बाय करके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को मतलब वो सेल करेगा आरबीआई, ये क्या है? श्रेया, एक बारी ज़रा इन सबको नॉलेज दो। ठकुराइन, तुम दो नॉलेज ज़रा ट्रेजरी बिल्स के बारे में बताओ ज़रा कुछ। सुबह की क्लास वाले बताओ ट्रेजरी बिल्स के बारे में कुछ। बोलो, भूल गए? हाँ। बोलो बोलो। और इसके कितने टेन्योर होते हैं, मैच्योरिटी पीरियड कितने होते हैं? 91 डेज का। दूसरा 182 डेज का। तीसरा, आपने यहाँ पर 365 क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ रूल क्या होता है टी बिल्स में श्रेया? इंटू 2 नहीं, श्रेया बताइए, श्रेया बताना, ठकुराइन बताना, क्या रूल होता है यहाँ पर? हाँ, लेस देन 1 ईयर। 365 जैसे ही होगा तो कितना साल कितना टाइम हो जाता है? 1 साल हो जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म की, क्या कहते हैं हम इसको? जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जरा इन लोगों को श्रेया, ठकुराइन, लॉन्ग टर्म के जीसेक बताना। लॉन्ग टर्म की जीसेक किसे कहते हैं हम लोग? वेरी गुड। डेटेड सिक्योरिटी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? गवर्नमेंट। क्या बात है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। आप कहानी पढ़ो, आपका आंसर आपके सामने है। यहां पर मयूर क्या करा होगा सरकार, आरबीआई ने सरकार की तरफ से ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बेची। यानी कि श्रेया क्या बेचा? क्या बेचा? वेरी गुड। और इसको बेचकर क्या खरीद लिया? डेटेड सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक ही बात है। हो गया कन्वर्जन? इससे सामने वाले को क्या फायदा मिला जिसने इसको खरीदा? ट्रेजरी बिल्स पे ब्याज मिलता हमें, है ठकुराइन? नहीं, तो प्रॉफिट कैसे होगा मेरा? उसके अंदर जब कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो मेरा इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं उसको खरीदने के लिए? कैसी होती वैल्यूएशन जरा बताना जरा। 1000 रुपए का 182 डेज का एक्सपायरी पीरियड है, तो क्या करूंगा? क्या बताया था मैंने? डिस्काउंट वैल्यू पे मिल जाता है, और जब मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज या 182 डेज या 364 डेज, जब जाऊंगा वापस करने उसको, तो जो उस पर लिखा रहेगा उतने पे बेच दूंगा। तो यानी कि जो मार्जिन जो था वो मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पर क्या नहीं मिलता? इंटरेस्ट को क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं होता। क्या वर्ड यूज होता है? कौन सा रेट? नहीं नहीं, ये बताएंगे क्या होता है? कूपन रेट। ठीक है,
लेकिन क्या डेटेड सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कूपन रेट होता है? अरे 5 से कितने साल के लिए? वो परदादा वाली बात बताओ ठकुराइन। 40 साल, ठीक है। 5 साल से 40 साल, तो यहाँ पर तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो 5 to 40 ईयर्स, ओके, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है और उसको इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? कूपन रेट। अब समझ में आया ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई ने क्या स्टेप लिया था? सॉरी, ऑपरेशन ट्विस्ट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए ये हुआ था, ठीक है। तो आज की क्लास जो हमारी सुबह थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस चीज़ को समझने के लिए। तो हमने 4 तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ा था। ट्रेजरी बिल्स, जल्दी फटाफट मुझे बताते जाओ, ट्रेजरी बिल्स को कौन इशू करता है? कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेस देन, तो ये कैसे नेचर के होते हैं? शॉर्ट टर्म। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? सेम ट्रेजरी बिल्स की तरह इनका नेचर होता है, लेकिन इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो कितनी होती है? 91 डेज से कम, ठीक है। यहां पर क्या आपको कूपन रेट मिलेगा? नहीं। तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा मेरा अगर मैं इसको परचेज करता हूं तो? ठीक है। डेटेड सिक्योरिटीज में क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कौन इशू करता है इसको? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। यानी कि ट्रेजरी बिल्स को कौन इशू नहीं कर सकता? स्टेट गवर्नमेंट। डेटेड सिक्योरिटीज को कौन इशू कर सकता है? बोथ। कैश मैनेजमेंट बिल्स को क्या भी बोथ? बताओ। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। अब डेटेड सिक्योरिटीज में क्या आपको कूपन रेट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड, तो ये कैसे नेचर की हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी? जीसेक कैसे हुई है? लॉन्ग टर्म। और लास्ट स्टेट डेवलपमेंट बिल्स, इनको सिर्फ कौन इशू कर सकता है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ ओनली। इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं? कौन इंटरेस्टेड होता है इसको बाय करने में? म्यूचुअल फंड की एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनियां, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। क्यों? ऐसा क्यों? हायर कूपन रेट मिल जाता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। जो अगर मुझे बैंक में अपने पैसे जमा करवाने तो मुझे कौन सा खाता खोलना पड़ता है? बैंक अकाउंट। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में डील करना तो मुझे कौन सा खाता खोलना पड़ता है? डीमैट अकाउंट। अगर मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना तो मुझे कौन सा खाता खोलना पड़ता है? गिल्ट अकाउंट। क्या हम खोल सकते हैं, हम जैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस। किसके पास अकाउंट खोलना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं। और जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट इधर डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं तो एप्स होती हैं, ब्रोकर होते हैं, लाइक स्टॉक, ये अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो ऐप वगैरह। गिल्ट अकाउंट के लिए कौन हमारे लिए ऑक्शनिंग करेगा? हम कहाँ जाके ऑक्शनिंग करेंगे? आरबीआई के पास। और आरबीआई के उस ब्रोकर अकाउंट का नाम क्या है? ई कुबेर। समझ में आ गया? 3 तरह के अकाउंट खोलते हैं हमारे देश में, बैंक अकाउंट, स्टॉक मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए गिल्ट अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको? लर्न भी हो गया, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। क्वांटिटेटिव आपको अच्छे से समझ में भी आ गया और लर्न भी आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर था कि गिरवी कैसे रखा जाता है, तो सारी सिक्योरिटीज़ भी हमें क्लियर है। अब ये इजी टॉपिक है। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच एड और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात तो वही है। यहाँ पर बेसिकली हमें जो क्रेडिट है, आरबीआई जो है उसको मैनेज करता है जब भी बात आती है मनी सप्लाई की, क्रेडिट कंट्रोल की। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बेसिकली कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं, हथकंडे हैं आरबीआई के पास, जिससे आरबीआई जो है स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पैसा एलोकेट हो रहा है, उसको मतलब बेसिकली लीकेजेस और इंजेक्शंस को कैरी आउट करना है कि नहीं करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी में विद रिस्पेक्ट टू मनी सप्लाई, उसको मैनेज करता है। अब जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट थे उसके अलग अलग नाम थे, जैसे बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है,
अब यहाँ पर भी इसके कुछ नाम होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कि एक प्रकार की ये रिक्वायरमेंट है ना, और ये रिक्वायरमेंट किसके ऊपर लग रही है? पहली बात तो बताओ, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर लगा कौन रहा है इस रिक्वायरमेंट को? कौन इम्पोज कर रहा है? आरबीआई। ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ लोन अमाउंट, एक लोन अमाउंट है जो कि स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो देने के लिए बैठे हैं किसी भी एक कॉरपोरेशन को, एक कस्टमर को, एक कंपनी को। उस लोन अमाउंट का कुछ पार्ट जो है इट कैनॉट बी बोरोड फ्रॉम द बैंक। ठीक है। अब यहां पर अगर हम कस्टमर्स को हटा दें, प्राइमरी डीलिंग स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की किसके साथ हो रही है? वैसे आरबीआई के साथ। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहां से लोन अमाउंट को बोरो कर रहे हैं? आरबीआई से। क्या गिरवी रखकर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या क्या नाम होते हैं उनके? ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या फिर बिल्स, कुछ भी कह लो, एक ही बात होती है। अब ये वो पार्ट है लोन अमाउंट का विच कैनॉट बी बोरोड फ्रॉम द बैंक। कौन से बैंक से बोरो नहीं करा जा सकता? आरबीआई से। किसके द्वारा? स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन्स एंड द वैल्यू ऑफ लोन्स ग्रांटेड। आरबीआई बोलेगा इतने वर्थ की सिक्योरिटीज तुम्हें हमारे पास रखनी पड़ेंगी, तब इतना इतना लोन जो है, इतनी वैल्यू का लोन हम तुम्हें ग्रांट कर सकते हैं। ये उसका डिफरेंस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट आरबीआई के द्वारा इंक्रीज कर दिया जाता है। समझाता हूं कैसे, अभी पूरी बात समझ में आई नहीं होगी, एग्जांपल देखिए अभी आ जाएगी समझ में। अगर मान लो आशिमा हम कस्टमर हैं तो बैंक के पास तो नॉर्मली हमारी सिचुएशन तो यही कहती है ना कि अगर हमने, आपके पास एक गोल्ड की चेन है 36,000 रुपए की। कितने की? 36,000 रुपए की। अगर आप ये बैंक के पास जा रहे हो गिरवी रखने, तो आपके हाथ में कितने पैसे आ जाने चाहिए? कितने आ जाने चाहिए? लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी जानते हो, जितने की घर के पेपर की वर्थ होती है, या घर जितने का होता है, या जितने की गोल्ड की चेन होती है, बैंक क्या पूरा अमाउंट आपको दे देता है क्या गिरवी? या कोई भी पर्सन गिरवी रखने के बाद उतना पूरा दे देता है क्या? आपके घर की जो वैल्यूएशन है, सारे स्विमिंग पूल को मिलाकर, बालकनी को मिलाकर, टेरेस को मिलाकर, सामने वाले गार्डन को मिलाकर, आपके एक एक कमरे, घर के अंदर जो भी सामान रखा है उसको मिलाकर आपको पैसे मिल जाते हैं क्या? अगर कल को घर के पेपर गिरवी रखो तो नहीं होता ना ऐसा। हमेशा आपको उससे थोड़ा सा कम मिलता है। ये रूल है। मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट को कोई समझ से बनना कि ये बहुत स्पेशल चीज है। ये अगर आप नॉर्मल बैंक के पास भी जाते हो, फॉर एग्जांपल आप मुथूट फाइनेंस के पास गए और आपने कोई गोल्ड की चीज गिरवी रखी, ठीक है, गिरवी रखी, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। गोल्ड जनरली पहले पर्सन यही प्रेफर करता है कि गिरवी रखवा लो, हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, बैंक नोटिस भी बहुत टाइम तक भेजेगा, 2-2.5 साल तक ये इसको गलाना नहीं है बैंक ने, तब तक इंतजाम हमारे पास भगवान की कृपा से होगा, तो हम धीरे धीरे करके चुका देंगे जो भी किस्तें वगैरह है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको गिरवी रखना पड़ा, आप कहते हो कि मेरे पास 50,000 की एक चेन है, 5 करोड़ की एक चेन है, तो आपको पूरे 5 करोड़ नहीं मिल जाएंगे। आप बाजार में उसको लेने गए, मतलब बेचने गए, आपने वो खरीदी थी 3 करोड़ की, उसकी कीमत चल रही है 3 करोड़ 80 लाख। बेचने के टाइम पे तो 3 करोड़ 80 लाख मिल जाएंगे। गिरवी रखवाने के टाइम पर आपको, अगर आप लोन ले रहे हो उस पर, तो आपको 3 करोड़ 80 लाख नहीं देगा बैंक। आपको 3 करोड़ 30 लाख, मतलब 3 करोड़ 80 लाख से कम मिलेंगे, बस आप ऐसा समझ जाओ। तो अब समझो, इट रेफर्स टू द लोन अमाउंट विच कैनॉट बी बोरोड फ्रॉम द बैंक। क्या होता है ये? आपने, मतलब आप छोड़ो, जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर वैल्यू की
वर्थ की सिक्योरिटीज ऑफर करी आरबीआई को, सर जी आप ये रख लो और इसके बदले हमें लोन दे दो। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो ऐसी लोन लेते हैं ना, ऐसी लोन की प्राप्ति करते हैं ना आरबीआई के पास जाकर। बताओ आरबीआई कुछ और एक्सेप्ट करता है क्या? सिक्योरिटीज ही एक्सेप्ट करता है ना जनरली। अब एक सिक्योरिटी की जरा वैल्यू दो मुझे जरा बताओ मयूर। एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है श्रेया पीएनबी, बताओ इसके पास कितने की सिक्योरिटी रखना चाहोगे आप, मतलब कितनी है अवेलेबल, और ये इन सिक्योरिटीज को लेकर लोन लेने जाने वाला है अभी थोड़ी देर में। बताओ कितनी अमाउंट बनाओ इसकी मैं सिक्योरिटी की, बताओ। 5 करोड़, 5 CR, 5 करोड़ की, ठीक है। अब देखो ये 5 करोड़ की सिक्योरिटी किसके पास लेकर गया? आरबीआई के पास। इसने बोला सर जी ये रहे पेपर मेरे पास, सारी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मिक्सचर में मेरे पास चारों तरह की सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं। कुछ मेरे पास टी बिल्स हैं, कुछ मेरे पास कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, कुछ मेरे पास डेटेड सिक्योरिटीज हैं, और कुछ मेरे पास स्टेट डेवलपमेंट बिल्स या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। आप इनको रख लो और इनकी वर्थ है 5 करोड़ की। अब आरबीआई का एक ऑफर क्रिएट करना जरा आशिमा अपने दिमाग में कि आरबीआई कितने देने को मान रहा है। 5 करोड़ की सिक्योरिटीज आ गई हैं। अभी मैंने सोनार वाली बात आपको बताई, मुथूट फाइनेंस वाली बात बताई, बेचने नहीं गए हो, गिरवी रखवाने गए हो। ये गिरवी रखवाने गए ना एक तरीके से श्रेया आरबीआई के पास, है ना। अब बताओ आरबीआई एज अ मुथूट फाइनेंस कितने पैसे देगा, बना लो अपने दिमाग से कोई अमाउंट, खुद बताओ। 5 करोड़ की सिक्योरिटी याद रखना, 5 करोड़ से ज्यादा हो सकता है क्या? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने में। ओवरड्राफ्ट अलाउड करता है आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। पढ़ा है ऐसा कहीं आपने? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखने के बाद ऐसा नहीं होता। बताओ। अरे एक अमाउंट बना लो यार, इतना भी कम नहीं है, मतलब अच्छा 1 करोड़ भी रख के बैठ जाएगा। 4.5 करोड़, ठीक है। तुम तो भाई बट्टा ही बिठा दो बैंकों का, बैंक कहेंगे इससे बढ़िया रोड पे बैठ जाते, कमाई हो जाती कुछ। तो 4.5 करोड़, कितना डिफरेंस आया आशिमा, कितना डिफरेंस आया ठकुराइन? ₹50 लाख का। इस 50 लाख को आप क्या कहोगे बैंकिंग की भाषा में, आरबीआई और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बीच में होने वाली डीलिंग की भाषा में? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इस लाइन के ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। कितनी थी वैल्यू सिक्योरिटी की? 5 करोड़। किसने ऑफर करी लोन लेने के लिए? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने किसको दी ऑफर करी? आरबीआई को। आरबीआई ने कितने वैल्यू का लोन ग्रांट कर दिया? 4.5 करोड़ का। अब अगर कभी भी, ध्यान से सुनना, अब अगर कभी भी मनी सप्लाई ज्यादा घूम रहा है और आरबीआई को इकोनॉमिक सिस्टम से उस मनी सप्लाई को सकआउट करना है इकोनॉमी से, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को आरबीआई बढ़ा देगा। यानी कि अगर मनी ज्यादा घूम रहा है आने वाले महीनों के अंदर, और फिर सेम सिचुएशन अगर है, 5 करोड़ की सिक्योरिटीज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लेकर जा रहे हैं, ओके, आरबीआई के पास लेकर जा रहे हैं। अब आरबीआई अगर मनी सप्लाई बढ़ गया है तो क्या कर देगा? अब कितना वैल्यू देगा? एक अमाउंट बनाओ नया, 4 करोड़। मनी सप्लाई अभी भी बढ़ा हुआ है तो अब क्या करेगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है आरबीआई को बहुत तेजी से। अब क्या करेगा? पागल हो गए हो क्या? ओवरड्राफ्ट की नहीं, यही सीखना चाहता था। श्रेया ने सही बोला, 4.8, 6 करोड़ कैसे भाई? 5 करोड़ की सिक्योरिटीज हैं, 1 करोड़ भाग नहीं जाएगा बैंक? आरबीआई पागल नहीं है। पहले मुझे बताओ मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आया?
इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स और एक सेकंड इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस हैं, प्लीज़ वीकेंड पे बैठ के, और मैं तो कहूँगा डेली बैठ के इनको लर्न करा करो। सब खिचड़ी पक जाएगी। इन्फ्लेशन की चैप्टर है, टैक्सेशन का चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग है, इनमें इतनी डेफिनेशंस है ना, आप कैलकुलेट कभी करना। 79 डेफिनेशंस तो नॉर्मल डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, और छुपी छुपाई डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं, जैसा कि जो एक्स्ट्रा हम डिस्कस करते रहते हैं, लाइक गिल्ट अकाउंट वगैरह, ई कोबेर, ई ऑक्शनिंग। हाँ आजमा क्या बोल रहे थे? ऐसे क्योंकि हम लोग इस एग्जांपल को लेके चल रहे हैं कि 5 करोड़ की सिक्योरिटी है। अभी जब वो मनी सप्लाई को कम करना चाह रहा था तो कह रहा था कि 5 करोड़ की भली सिक्योरिटी लेकर आओ, 4.5 करोड़ ही दे पाएंगे मनी सप्लाई को, अगर डिक्रीज करना है तो। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो अब बोलेगा लो ज्यादा पैसे ले जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये पैसा कम देना या ज्यादा देना, ये आरबीआई से मनी सप्लाई रोक कैसे सकता है बताओ? $4.5 करोड़ में मनी सप्लाई को रोक कैसे रहा है, और 4.8 करोड़ में मनी सप्लाई को बढ़ा कैसे रहा है? नहीं, एक्सप्लेनेटरी टर्म्स में बोलो ना। एक्सप्लेनेटरी टर्म्स में बोलो कि अब श्रेया होगा क्या, पहले बैंक के पास जो ये लोन अमाउंट आया, बैंक क्या कर रहा है, उनका हाथ किस चीज को फटफटाते हैं, फटाफट जैसे ही पैसे आते हैं बैंक के पास क्या करते हैं, लोन के तौर पर इसको घुमा दे पैसे को। अब 4.5 CR से लेकर की जर्नी जो 4.8 करोड़ तक गई है, बैंक के पास ऐसा कितना पैसा घुमाने को लोन के तौर पर? 30 लाख रुपए, है ना, बढ़ गया। यानी कि 30 लाख जो लोन घूमेगा वो 30 लाख नहीं है बैंक के लिए। बैंक के लिए वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और जब ज्यादा लोन दे सकेगा बैंक 30 लाख एक्स्ट्रा का, तो वो 30 लाख किसके पास आएगा? हम जैसे कस्टमर्स के पास, कॉर्पोरेशंस के पास, कंपनी के पास। घूमेगा कहां पर? इकोनॉमी में। कॉर्पोरेशन क्या करेंगी? खर्चा करेंगी। कैसा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएंगी। उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट वालों को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। उससे क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। फिर क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी। अल्टीमेटली एफओ। एफओ। अगला है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सेकंड इंस्ट्रूमेंट, इसको बोला जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्या बोला जाता है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट। यहां पर ना, जैसे मयूर, करंट सरकार लोगों को ज्यादा कमाने नहीं दे सकती ना, ठीक है, यहां पर क्या है, क्रेडिट सीलिंग लगा देता है आरबीआई। अब क्रेडिट सीलिंग आरबीआई लगाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ऊपर, लेकिन इसमें ना काफी सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज ही रहते हैं एंड तक। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी है ना जिसके पास भी, उनको भी पता नहीं, दो तरह के डाउट रहते हैं इसके अंदर। मैं आपको क्लियर करके बताता हूं इसको। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है वो सिर्फ क्रेडिट सीलिंग पढ़ लेते हैं, अब इसके अंदर की कहानी जानते नहीं है। अब क्रेडिट सीलिंग के दो मतलब होते हैं। क्रेडिट सीलिंग मतलब, या तो मेरा दिमाग कह रहा है कि आरबीआई कहेगा कि बैंकों से इससे ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट मत करना, राइट, या एक अमाउंट से ज्यादा का लोन सर्कुलेट मत करना। निकल गए ना दो मतलब इसके, समझ गए ना। एक तो बैंक खातों में 50 करोड़ से ज्यादा तुम डिपॉजिट नहीं करवाओगे, एक तुम 5 करोड़ से ज्यादा का एक मंथ के अंदर 5 करोड़ तक का टारगेट रखोगे लोन को देने का, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन राशनिंग ऑफ क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है, हमें क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, और एग्जाम के लिए क्या मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है। इट रेफर्स टू क्रेडिट सीलिंग, ठीक है, लेकिन क्रेडिट सीलिंग का मतलब क्या, कि खाते के अंदर नहीं आएगा, सर्कुलेट नहीं होगा लोन के तौर पर। डेट कैन बी ग्रांटेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्रेडिट को ग्रांट कैसे करता है, उसका प्रोसीजर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का नेचर क्या होता है? वेरी गुड। तो अब क्या मेरे को आज क्या मतलब पता लगा इससे, राशनिंग ऑफ क्रेडिट में आरबीआई क्या बोल रहा है कि खाते के अंदर नहीं लेना है, लोन के अंदर सर्कुलेट नहीं करना ज्यादा लोन। यार खाते में आएगा तो आरबीआई के ऊपर लिमिट लगाएगा, सोच के देखो। लेकिन बात क्या है, अभी ये
एग्जाम नहीं है, तो बाहर से बोलना ये सब चीज़ें ना बहुत आसान है हमारे लिए कि ऐसा सोच के देखो, वैसा करके देखो। अंदर ना तशरीफ के ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं सरकारी स्कूलों की उन बेंचों पे बैठ के, जब एक क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 45 सेकंड होते हैं सॉल्व करने के लिए प्रीलिम्स में। तो इट रेफर्स टू क्रेडिट सीलिंग दैट कैन बी ग्रांटेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बीइंग कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। क्यों आरबीआई ऐसा क्यों करता है? अगेन फर्जी का सीन रिपीट करता हूं। जब उसका बाप लोन देने के लिए मान जाता है कि कितने दिन में वापस करेगा, तो वो कहता है ना उसको एक बार समझाने के लिए, डैडी छोड़ो ना, क्या इनके लफड़ों में पड़ रहे हो, पुराना लोन चुकता करा नहीं है, नया लोन मांगने आ गए। अगर बैंक, आरबीआई को पता है, अगर बैंक सबको पैसे घुमाता रहेगा पूरी तिजोरी खाली कर करके, क्योंकि बैंक के तो हाथ फड़फड़ा रहे हैं, हर बैंक को हर लोन पे एक उम्मीद होती है क्या, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ क्या आ जाएगा, ब्याज वापस। लेकिन आरबीआई कहता है बेटा इकोनॉमी इज नॉट अ वन डे गेम, गो स्लो। पैसा ले लेके लोग भाग गए, वापस नहीं करा, तो जो उन्होंने एसेट तुम्हारे पास गिरवी रखवाए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलेट्रल, आपको पता है बैंकों का एनपी क्यों बढ़ने लगा है? कोलेट्रल को भी वसूल करके बैंक वाले अगर कोर्ट से परमिशन भी लेने तब भी कुछ नहीं मिलता, उसका भी लंबा प्रोसीजर हो जाता है, और फिर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को कोई खरीदने के लिए तैयार होता नहीं है। यार आपसे मैं बोलूं आशिमा, एक तेरे को प्रॉपर्टी दिलवाता हूं मैं, जेन्युइनली एक प्रॉपर्टी दिलवाता हूं मैं तेरे को 5,000 रुपए की, बता 500 एकड़ 5,000 रुपए की मात्र दिलवा दूंगा मैं। भिंड मुरैना के पास एक शमशान घाट है, उसके बगल में एक खेत है, 5,000 रुपए आशिमा, सोच जरा कितनी करोड़पति हो जाएगी तू। और तू अकेले, और नहीं अच्छी बात है, वो अकेले नहीं रहना पड़ेगा, सारा मंजुलिका का परिवार तेरे साथ, ठीक है। तो इट रेफर्स टू क्रेडिट सीलिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन दैट कैन बी ग्रांटेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। ओके, अगला याद है सीबी सचदेवा इसको हमने करा था श्रेया, फटकार लगाना आरबीआई के द्वारा, डांटना बैंकों को कि अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखो, यू आर द ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी नॉट चपरासी ऑफ द इकोनॉमी। हाँ, बहुत सारी चीज़, मतलब मॉरल सिचुएशन तो मतलब टाइम टू टाइम आरबीआई की फटकार और वार्निंग होती हैं। मॉरल सिचुएशन या इसको मॉरल परसुएशन भी कहते हैं। मैंने इस टर्म को काफ़ी हाईलाइट भी करा था सीबी सचदेवा के लेक्चर के अंदर कि कुछ बुक्स बोलती है मॉरल सिचुएशन, कुछ बुक्स बोलती है मॉरल परसुएशन। दोनों बातें सही हैं, वो इसलिए लिखा रखा है इन्होंने, कल को परसुएशन आए फिर आप मुझसे कहो सर आपने तो सुएशन करवाया था, तो परसुएशन पूछ रहा था इसलिए हम छोड़ आए। आप जब भी मॉरल वर्ड देखो तो समझ जाना बस ये मॉरल परसुएशन और सुएशन ही है। आरबीआई जो है, एक सेकेंड, आरबीआई जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को बोलता है कि जो आरबीआई की पॉलिसीज़ हैं, डायरेक्टिव्स हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एक्ट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कुछ भी चीज़ है उससे बैंक को स्टिक करना है, एडहेयर करना है। प्यार से एक बार समझाएंगे, परसुएड करेंगे, समझ जाना, नहीं करा वार्निंग कार्ड इशू करके फिर तुम पे प्रेशर बनाएंगे, फिर सॉरी मत बोलना, बिकॉज आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से कहता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी आई हेट सॉरीज। सीधा लाइसेंस जाएगा वहां पर, कोई माफी नहीं। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, अगर आरबीआई ने बोल दिया है कि कल को आपको अपना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेट बढ़ाना है, यानी कि पैसा किसके पास रखना है तिजोरी में, खुद के पास, राइट, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो खुद के पास, अगर इसको बढ़ा दिया इसका मतलब ज्यादा पैसा किसके पास रखना है, बैंक को अपने खुद के पास रखना है। अब वो क्या नहीं कर सकते,
लैंड नहीं कर सकते, सर्कुलेट नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ लोन। अगर फिर भी उन्होंने करा और आरबीआई को पता लग गया तो पेनल्टी, दे विल बी पेनलाइज्ड। उसके बाद ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये हमारे सीबी सचदेवा में नहीं था, है ना आशिमा ठकुराइन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, है ना, इसको भी समझो। आरबीआई बैंकों को कुछ वार्निंग्स, कुछ गाइडलाइंस इशू करता है, सॉफ्ट वार्निंग गाइडलाइन की फॉर्म में। वो ओरल भी होती है कभी कभार रिटर्न भी होती है, कभी कभार सारे बैंकों के लिए होती है और कभी कभार कुछ कुछ बैंकों के लिए होती है। जब आरबीआई को ये लग रहा होता है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे की थोड़ी सी किल्लत है और पैसे को इंजेक्ट करना जरूरी है, या दूसरी सिचुएशन जब आरबीआई को लग रहा होता है कि ओवर सर्कुलेट कर रहा है मनी इकोनॉमी के अंदर, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, या फिर एक और बात बताता हूं, जब आरबीआई को लगता है कि बैंकों के द्वारा दिया गया लोन उनको वापस नहीं आ पा रहा है, बैंक असहाय हो गए हैं, इनकेपेबल हो गए हैं उस लोन को वापस पाने में, एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट को पाने में, और उनका क्या बढ़ती चला जा रहा है, जब बैंकों के पास लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं आता तो एनपीए, एनपीए की फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो लोन बैंक का क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बैंक को प्रॉफिट हुआ कि घाटा, घाटा, अरे पूछ ही तो रहा हूं मैं, घाटा ही हुआ वो तो मुझे भी पता अब मैं आपको थोड़ी समझाने बैठा हूँ ठीक है। तो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में क्या होता है, आरबीआई ओरल और रिटन गाइडलाइंस इशू करता है बैंक को कि आप ना एक फोन की, एक गाड़ी की, एक साइकिल की, एक स्कूटी की कितनी डाउन पेमेंट बना सकते हो एक कस्टमर की। ये याद रखना, ये हमारे लिए होता है कंज्यूमर कस्टमर, ठीक है। और डाउन पेमेंट, सॉरी मतलब डाउन पेमेंट कितनी होगी, डाउन पेमेंट तो एक ही होती है ना, कितनी होगी, और इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी। कल को बैंक ये ना करे ना कि हाँ जी सबको आईफोन दे दो इंस्टॉलमेंट पे, वो 30 साल तक अपनी किस्तें चुका सकते हैं, हर महीने देते रहे वो 15-15 रुपए। सोच के देखो, आपके दिमाग में कभी ऐसा आया होगा कि आप जो मतलब आपका कंपनी वालों से या कभी स्कूटी वालों से इनसे सवाल होता होगा, कभी मन के अंदर आया होगा कि 1 साल 2 साल 36 महीने की किस्तें अगर हैं, ये 10-10 15-15 साल की किस्तें क्यों नहीं होती हैं। फिर हेरा फेरी में मयूर जब बाबूराव को, जब उसके तोतला तिवारी के पैसे वापस करने होते हैं तो कहता ना कम से कम यार 3 दिन का टाइम तो बहुत कम है, 30 साल का तो वक्त दे कम से कम। कहता ना राजू, कहता बाबू भैया चुप हो जाओ, पीछे काला साठ और कुतुब मीनार बहुत मारेंगे। तो आरबीआई जो है वो ओरल या रिटन गाइडलाइंस जो है बैंकों को देता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं लास्ट टाइम, कि तुम कितनी डाउन पेमेंट ले सकते हो किसी भी लोन पर, मैक्सिमम मैच्योरिटी क्या होगी इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट की, फॉर द परचेस ऑफ गुड। आज के बाद अमेजन पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसकी आप ईएमआई करवाना चाहते हो, या कभी आपने सुना हो घर के अंदर कोई जो है इसको किश्तों पे ले रहा है किसी फ़ोन को या किसी भी चीज़ को, तो समझ जाना वो अमेजन वालों ने नहीं कर रखा, वो एचडीएफसी का बैंक का जो कार्ड लग रहा है वो उन्होंने नहीं कर रखा, आईसीआईसी का कोई कैशबैक मिल रहा है उन्होंने नहीं कर रखा। ये सारा का सारा जो उधर ऑफर होता है फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर या कहीं पर भी, जब आपको कोई आईफोन के लिए कुछ ये बोलते इतनी इतनी किस्तें हैं और आपके दिमाग में आए ये तो बड़ा सही है यार, थोड़ी सी और ज़्यादा होती, कुछ भी ऐसी बात है, तो आप समझ जाना बैंकों का रोल वहाँ पर नहीं है, रोल है वहाँ पर किसका, आरबीआई का। वो डिसाइड कर रहे हैं कि डाउन पेमेंट कितनी एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, और ये गुड्स वही हैं आईफोन वगैरह ये सब। पॉलिसी स्टैंसेस ऑफ द आरबीआई।
ये पहले मुझे बताओ, ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट समझ में आया? गुड्स मतलब वही जो आप खरीदते, अभी तो बोला मैंने अमेजन और फ्लिपकार्ट से जो भी सामान जिस पे आपको ईएमआई वगैरह जो मिल रहा है सारा का सारा, तो उसका डाउन पेमेंट कितनी जाएगी, और जाएगी भी कि नहीं जाएगी, और मैच्योरिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कितना होगा कि 12 महीने की किस्तें बनवाई है मैंने, 14 महीने की बनवाई है, क्या बनवाई है। आपको पता है बुक्स तक पर ईएमआई अवेलेबल होता है अमेजन पे, लक्ष्मीकांत वगैरह पे होता है ना। ये कौन ऑफर कर रहा है? बैंक। तो हर एक गुड का कितना डाउन पेमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट क्रेडिट जो है, कितनी इंस्टॉलमेंट बनानी है, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट ये वर्ड छोड़ो इकोनॉमी के फालतू, कितने बनानी है इंस्टॉलमेंट, 14 बनानी है, 15 बनानी है। और इंस्टॉलमेंट आप जानते हो ना महीने के बेसिस पे लगती ना। ऐसा कोई है हमारे देश में कि मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें महीने में आपको 2 इंस्टॉलमेंट भरनी पड़े? बताओ, नहीं ना। सबको समझ में आए सारी बातें? जल्दी बताओ। तो पॉलिसी स्टैंसेस ऑफ द आरबीआई। आरबीआई जनरली प्रोवाइड्स 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस और पॉलिसी स्टैंस टू द मार्केट्स। मार्केट यहां पर मतलब क्या? मतलब जिस तरीके से बैंक जो लोन वगैरह देकर पूरी की पूरी इकोनॉमिक मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगे इन टर्म्स ऑफ, देखो जब हम बार बार कह रहे हैं ठकुराइन कि आरबीआई ना मनी सप्लाई करता है, उस मनी सप्लाई को खींच भी लेता है। अल्टीमेटली आरबीआई ये किसके माध्यम से कर पाता है बताओ? किसके माध्यम से? क्या तरीका होता है आरबीआई के पास? आरबीआई इस चीज़ को कंट्रोल कर ले कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कितना लोन दे रहे हैं, ऐसे ही तो कंट्रोल कर पाएगा ना, बताओ, राइट? तो आरबीआई जो है वो जनरली 3 मेन तरह के फॉरवर्ड गाइडेंस और पॉलिसी स्टैंस जो होता है वो मार्केट को देता है। मतलब एक तरीके से आप ऐसा मानो कि पाथ देता है, रूट देता है, दिशा देता है। और अगेन इस सब का पर्पस क्या है? क्या कंट्रोल करना? लिक्विडिटी, मनी सप्लाई, ये जिसको क्या बोला जाता है? क्रेडिट सप्लाई। एक होता है अकोमोडेटिव, एवरीवन शुड बी रेडी। और ये पॉलिसी सेंसेस मतलब क्या होते हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं, सॉरी आपको यार, अभी आपको दिमाग से ऊपर जा रहा होगा। आरबीआई की बोर्ड मीटिंग्स में लिए जाने वाले कट या हाइक के डिसीजंस वेरियस रेट्स को लेकर, इससे काफ़ी सारे लोग प्रभावित होते हैं। जैसे एक पॉलिसी इंस्टेंस बताऊं मैं, आरबीआई का नाम बता के, सरकार का, बजट वाले दिन पूरी की पूरी मार्केट हिली होती है, स्टॉक मार्केट हिली होती है, कितनी वॉलेटिलिटी होती है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने डिस्कस भी करा था और लाइव दिखाया था मैंने आप लोगों को, याद है? आरबीआई की रिपोर्ट जैसे आती है, ऐसी जब यूएसए के सेंट्रल बैंक फेड की जब रिपोर्ट आती है, क्रिप्टो मार्केट हिलती है कि नहीं हिलती है मयूर? है ना? तो आरबीआई जनरली प्रोवाइड्स 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस और पॉलिसी स्टैंस टू द आरबीआई। नंबर 1 अकोमोडेटिव। यहां पर सेंट्रल बैंक हिंट करता है मार्केट को कि तुम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अलग अलग जो रेट चल रहे हैं उसमें कट में। अब इस टाइम पर क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है, अगर अलग अलग रेट कट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो, मुझे बताना अभी फायदेमंद की बात है कि नहीं है, अगर बैंक रेट कट हो रहा है, जल्दी बताओ, अच्छा है बुरा है? हाँ, रेपो रेट कट हो रहा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो कम हो रहा है,
बढ़ रहा है तो अच्छी बात है कि नहीं है? लोगों को ज़्यादा लोन के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा पैसा? इंटरेस्ट रेट कम होंगे। यहां पर क्या करता है इस टाइम पर, इकोनॉमी में सेंटीमेंट जो होते हैं वो बूम की तरफ जाते हैं। कहां जाते हैं? बूम की तरफ। स्टॉक मार्केट वगैरह बड़ी सारी मार्केट्स ना ग्रीन होने लग जाती हैं कि सेंटीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं। और इस प्रकार के न्यूज का फायदा पास्ट डिकेड्स में राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत उठाया था। बजट वाले दिन उनके 1-1 करोड़ रुपए, 24-24 करोड़ रुपए बन जाते थे। टाइटनिंग, यहां पर आरबीआई अपने कुछ एक्शन से ये इंडिकेट करता है कि वो आने वाले समय के अंदर अलग अलग रेट्स को हाइक कर सकते हैं। मार्केट यहां पर पूरे का पूरा बियरिश हो जाता है। एंड दीज मार्केट्स आर बेसिकली इकोनॉमिक मार्केट्स, जिसको अगर मैं बोलूं तो एक प्रभाव जिसका ऊपर पड़ता है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट कभी भी आप वर्ड यूज मत करा करो। चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा वो इसी बात के ऊपर है। आप पढ़ोगे कि आरबीआई के पॉलिसी स्टैंस का इफेक्ट मार्केट के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। क्योंकि सिर्फ स्टॉक्स की डीलिंग थोड़ी ना होती है मयूर स्टॉक मार्केट में, ना आईपीओज होते हैं, बहुत कुछ होता है, कमोडिटीज होती हैं, है ना, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ भी बहुत कुछ होता है। स्टॉक्स तो सिर्फ शेयर्स होते हैं, है ना। यस, टाइटनिंग, यहां पर आरबीआई इंडिकेट करता है और सेंटीमेंट्स कुछ ऐसे आ जाते हैं कि आरबीआई रेट को इंक्रीज कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वो कर सकता है। मार्केट के सेंटीमेंट हो जाते हैं यहां पर बियरिश। यहां पर क्या हो जाते हैं? बुलिश। न्यूट्रल, कुछ भी हो सकता है कभी भी। कंसोलिडेशन। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी अकोमोडेटिव, टाइटनिंग या न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस की बात होती है आरबीआई की, यहां पर आप देख रहे हो आशिमा, एक ना अनुमान है कि ऐसा करा जा सकता है। अभी करा नहीं है ऐसा, लेकिन श्रेय जो इफेक्ट है ना मार्केट के ऊपर वो पहले से ही आने लगा, क्योंकि मार्केट में अफवाहें फैल गई। एंड मयूर, हमारी पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी जो है, जो पहला लेक्चर हमेशा मेरा होता है जिसमें मैं बोलता हूँ न्यूज़ को कभी फॉलो नहीं करना है, बस ये वही इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इस टाइम पर अकोमोडेटिव, टाइटनिंग और न्यूट्रलिटी के टाइम पर फायदा उठाते हैं। अभी क्या, मान लो जिसको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट की जिसको समझ नहीं है, मैं ये रियल बता रहा हूँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे यूपीएससी के, अगर जिसको समझ नहीं है, और मैं आपसे बोलूं श्रेय, जैसा कि मैंने परसों फोटो आपको भेजी आप सबको ग्रुप पे, कि इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है, आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर लगा दो अपना पैसा, इस टाइम पर बेस्ट टाइम है, ऊपर जा रहा है मार्केट। तो चलती ट्रेन में कभी सवारी नहीं करी जाती है। अभी आप देखना कितनी जोर की गिरेगा मार्केट, कितनी जोर की, क्योंकि इस साल सेंटीमेंट्स पूरे वर्ल्ड के रिसेशन की तरफ हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। साल के एंड तक होते होते देखना मार्केट कितनी जोर की गिरेगा। नोट कर लो आज मेरी इस बात को, धज्जियां उड़ जाएंगी पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की। रेड कैंडल जब बनना स्टार्ट होंगी ना, रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा उसको किसी भी पॉइंट पर। एंड दैट विल बी द बेस्ट टाइम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अपना पैसा आप सब लोग सेव कर करके रखो, 10 साल तक आप लोग उस 50,000 रुपए में भी करोड़ों में खेलोगे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूं और अभी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा इसका। अकोमोडेटिव, यहां पर जो सेंट्रल बैंक है, एक एक्सपेक्टेशन चल रही है, मार्केट को वो बता रहा है, अब उसे खुदा के नहीं बताया, लेकिन पास्ट हरकतों से देखते हुए
और पीछे के उसकी एक्टिविटीज को कि उसने पास्ट में भी ऐसा करा था जब ऐसा ऐसा इकोनॉमी में हुआ था, इकोनॉमी का ट्रेंड जब ऐसा ऐसा गया था तो आरबीआई का स्टेप ये था, इकोनॉमी की डायरेक्शन जब वैसी थी तो आरबीआई का ये स्टेप था। तो बैक टेस्टिंग करते हुए, प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए, प्रीवियस डिसीजंस को देखते हुए एक अनुमान, मार्केट में सेंटीमेंट्स आ जाते हैं। मार्केट में बैठने वाले जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं वो ये बोलने लग जाते हैं कि आरबीआई रेट जो है वो कट कर सकता है किसी भी टाइम पर। मान लो पहला सेंटीमेंट जो पहली अफवाह फैल रही मार्केट के अंदर, जो इंस्टीट्यूशंस फैलाते हैं और इस मार्केटिंग के लिए बहुत पैसा दिया जाता है, बहुत। जैसे आप कभी भी देखो धार्मिक मामलों के ऊपर जब भी कोई मूवी बनती है, आपको क्या लगता है सच में दंगे होते हैं, थिएटर में आग लगती है और ये लगता है कुछ भी? ये सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट्स जो होते हैं, जो कि पैसा खिला खिला के करवाए जाते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, अगर मेरी तारीफ हो रही है, बहुत कम चांसेस हैं कि मैं उतने व्यूज बटोर पाऊं। अगर मैं सोशल मीडिया में किसी चीज की वजह से बदनाम होने लगूं, लोग ना चाहते हुए भी मुझे फॉलो करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मैं हिट हो जाऊंगा। यहां पर पॉलिसी मार्केटिंग हुई, अफवाह फैलना स्टार्ट हुई, ठीक है, कि रेट कम होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। मार्केट पकड़ लेता है बुलिश सेंटीमेंट, ऊपर की तरफ भागने लग जाता है, सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। टाइटिंग में एक अनुमान है कि रेट हाइक कर देगा तो चीज़ें महंगी मिलने लगेंगी, इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाएंगे, बैंकों के पास इतना पैसा रहेगा नहीं, मनी सब जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है उसको सक आउट कर लिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। सेंटीमेंट बियरिश हो जाते हैं और न्यूट्रलिटी मीन्स कि लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, उसके बाद कोई स्टेप लेंगे। अब इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। कभी कभार ये भी तो हो सकता है ना आशिमा कि जो हम सोच के चल रहे थे कि रेट हाइक होगा और सेंटीमेंट्स पहले से ही बियरिश हो गए, लेकिन रेट हाइक नहीं हुआ, हो सकता है ना ऐसा? बताओ श्रेया, हाँ कि ना? दिखाऊं उसका रियल एग्जांपल, देखो। पिछले हफ्ते की बात है, फेड की रिपोर्ट आनी थी, यूएसए के फेडरल बैंक की, सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट आनी थी, फेड कहते हैं उसको शॉर्ट में। और उसने बोला कि यूएसए में ना जॉब जा रही है, बैंक बंद हो रहे हैं, रिसेशन की कगार पर है पूरे का पूरा यूएसए का सिस्टम, तो फेड ना रेट को हाइक करेगा। मार्केट गिरता चला गया। ये बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, लेकिन हुआ क्या? फेड ने रेट को नहीं बढ़ाया ताकि इंटरेस्ट रेट वगैरह जब और महंगे हो जाएंगे तो बैंक वगैरह लोन दे नहीं पाएंगे, और यूएसए के अंदर पहले लोगों की बैंड बजी हुई है। जब खबर आई, सेंटीमेंट ये पहले से ही थे कि फेड करेगा, अगले महीने जो रिपोर्ट आएगी, तो मार्केट नीचे गिर रहा था, लेकिन फेड ने ऐसा नहीं करा और मार्केट ने ले ली वी शेप रिकवरी। और अभी अगली रिपोर्ट का जो इंतजार है सबको, तो उसके अंदर मार्केट इज इन द रेंज ऑफ कंसोलिडेशन। इसको कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये रहा फ्लैग, ये इकोनॉमी के कुछ सेंटीमेंट्स को दिखाता है बेसिकली। ये होता है फ्लैग एंड ये है इसका पोल। डोंट वरी, वो आपको नहीं जानना है, मतलब अभी नहीं, फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर स्टार्ट होने दो, तब हम और डिटेल में बात करेंगे। अब निफ्टी का चार्ट देख लो, इंडियन सेंटीमेंट्स। बात चल रही है रिसेशन की, मार्केट नीचे गिरने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। आरबीआई ने ऐसा कुछ स्टेप लिया ही नहीं, आरबीआई ने ऐसा कुछ भी स्टेप नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोला ऐसा तो। और मार्केट चला गया हमारा
मार्केट हमारा चला गया ऑल टाइम हाई पे। लास्ट टाइम ये लाइन थी जो सबसे ऊपर की लाइन थी, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा भी हमारा मार्केट। और ये आपको देखना कुछ टाइम के बाद आपको ये, आज मेरी बात नोट कर लो, ये यहां देखने को मिलेगा। और उस टाइम पर अपने घर वालों को बोलना, आप भी इतनी समझ लेकर आना, डैट विल बी योर बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां जो आप पैसा लगाओगे ना अलग अलग स्टॉक्स में, शेयर्स में, एक तो वो बहुत सस्ते होंगे, चीप होंगे, एंड उनको 2035-40 के लिए डालकर भूल जाना। पहले यहां आने दो उसको। इस लाइन पे आपको पक्का देखने को मिलेगा, जो मैंने लाइन बनाई है, आप देख लो, इसको नोट कर लो। 1600-800 से लेकर 17,000 के बीच में, 16,800 से 17,000 के बीच में आपको मार्केट को देखने को मिलेगा। अभी ये 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और न्यूट्रल में क्या होता है, जो सेंटीमेंट्स होते हैं, जब कुछ भी नहीं आ रहा होता है तो मार्केट उस टाइम पर इट इज इन द रेंज ऑफ कंसोलिडेशन। कोई डिसीजन आने वाला था, कुछ भी आने वाला था, वो आया नहीं, और मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन की मोड पे चली जाती है। और कंसोलिडेशन का मोड होता है कुछ ऐसा। ये है आरबीआई का रियल इफेक्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको रियल मार्केट से। आप क्योंकि ऐसे समझ नहीं पाओगे कि मार्केट ये क्या है, ये अकोमोडेटिव, टाइटनिंग और न्यूट्रलिटी। ये लो, यहाँ पर अभी कोई डिसीजन है नहीं, आरबीआई ने कुछ रेट हाइक वगैरह या तो कुछ करानी, कंपनी भी नॉर्मल चल रही है। और यहाँ पर मैंने बोला ना, एक वेट, एक इंतज़ार होता है, और जैसे ही इसको क्रॉस करा, इसको कहते हैं ब्रेकआउट, और बस उसके बाद देख लो मार्केट कहाँ से कहाँ बढ़ता चला गया था। ये लो, इसी न्यूट्रल पॉइंट के बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स हो गए सुपर बुलिश। ठीक है, ऐसे बिहेव करती हैं ये मार्केट्स। और आरबीआई के डिसीजन के बाद मतलब ये क्या होता है, क्या नहीं होता। आगे बात करते हैं। पहले बताओ मुझे, समझ में है आपको रियल एग्जांपल से ये क्या होता है, ये पॉलिसी सेंसेस क्या है आरबीआई के। यार ये देखो, कभी कभार इमरजेंसी के टाइम पर लेनी पड़ जाती है। अब जैसे मैंने मान लो कि आर्टिकल 360 लगने वाला है फॉर एग्जाम्पल, मान लो, ये होती है जनरली क्वार्टरली। और डोंट वरी, अभी इसकी पूरी की पूरी एक मीटिंग नहीं होती, मतलब इनके टाइमलाइंस होती हैं। अगला हमारा टॉपिक यही आएगा, कहाँ गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये डिसीजन लेती है सबका, एमपीसी। कभी कभार आरबीआई एक स्टेप फर्दर जाता है और वो कुछ वर्ड्स मेंशन कर देता है, ईजिंग एंड कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्यूई, ये एक पॉलिसी होती है जिसके अंतर्गत आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट से परचेज कर लेता है। अब जरा मुझे इसके नाम बता दो, अब तो आपको पता ही होगा, अब तो आप लोग धुरंधर हो उसमें। डेटेड सिक्योरिटीज, जिसका दूसरा नाम क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसका मैच्योरिटी टेन्योर क्या है, जिसपे क्या कूपन रेट मिलता है, क्या इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकते हैं। यस, आरबीआई को परचेज कर लेता है फ्रॉम ओपन मार्केट। जब परचेज कर लिया तो पैसा देगा ना, किसको देगा, किससे परचेज करा ये, किसके पास पड़े हुए थे ये, हाँ उनसे खरीदा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, और उनको क्या दे दिया, पैसा। पैसा जब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को मिला तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के हाथ कैसे फड़फड़ाते रहते हैं, पैसा आया और क्या कर दो,
लोन के तौर पर सर्कुलेट कर दो। लोन का पैसा कहाँ जाएगा? इकोनॉमी में, कंज्यूमर्स के पास, कॉरपोरेशंस के पास, कंपनीज के पास आ गया सर्कुलेट होने के लिए। तो आरबीआई ने क्या करा यहाँ पर? इंजेक्ट कर दिया मनी इकोनॉमी के अंदर, देयर बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई टू एनकरेज लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ। सारा प्रोसेस बता रखा ना मैंने। अगर इंटरेस्ट रेट वाला हथकंडा आरबीआई का फेल हो जाए तो ये लास्ट रिजॉर्ट होता है आरबीआई के द्वारा टू स्टिमुलेट, टू इंक्रीज, टू इन्फ्यूज स्पेंडिंग एंड मनी इन द इकोनॉमी in order to inject, infuse, increase, stimulate, inject, boost the spending and the money supply in the economy। अगर कल को प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि इसके लिए आरबीआई का लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट स्टेप क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? क्वांटिटेटिव ईजिंग। और क्या करा आरबीआई ने यहां पर? आप क्या बोलोगे? और यूपीएससी बड़ा चला के बोल, लॉन्ग टाइम की सिक्योरिटी वर्ड को रिप्लेस करके क्या डाल देगा वहां पर? डेटेड सिक्योरिटी। इसको भी रिप्लेस करके क्या डाल सकता है वहां पर? गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसको भी रिप्लेस कर वहां पर क्या डाल सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू करे गए बॉन्ड्स या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू करे गए बॉन्ड्स, या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू करी गई सिक्योरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू करी गई सिक्योरिटीज। या फिर डाल सकता है 5 to 40 ईयर्स के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें कूपन रेट भी होता है। कुछ भी डाल सकता है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल टर्म्स पता है आप आसानी से कर लोगे। इसलिए बोलता हूँ लेक्चर के बीच में कूदने का फायदा नहीं होता। अगर कहानी पता करनी है तो ऑर्डर में देखना और पुरानी चीज़ों को कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड पॉलिटी। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंदर क्या करता है आरबीआई? लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है ओपन मार्केट से, मनी इंजेक्ट कर देता है इकोनॉमी के अंदर। कैसे? किससे खरीदता है ये? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, राइट? और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा आता है तो वो क्या करते हैं? लोन दे देते हैं। लेकिन आरबीआई बार बार ये तरीका अपनाता रहता है क्या? नहीं। दिस इज द लास्ट स्टेप यूज बाय आरबीआई स्पेंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। जब इंटरेस्ट रेट थ्योरी आरबीआई की काम नहीं करती है तब। समझ में आया? क्या देना पड़ेगा? उनको मिलेगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। लास्ट मतलब एकदम से अगर इंक्रीज करना है धीरे धीरे करके, इंटरेस्ट रेट वाली ये जो चीजें काम नहीं कर रही, अदर स्टेप्स काम नहीं कर रहे। इंटरेस्ट रेट समझ गए ना? इंटरेस्ट रेट फेल्स टू वर्क। अच्छा ये, अच्छा मैं समझ गया, कंफ्यूजन इसलिए आ रही होगी सर ये क्या है इंटरेस्ट रेट फेल्स टू वर्क। ये ऊपर देखो ना, ये जब उसने बात करी थी कि हम ना अकोमोडेटिव कर लेते हैं और इंटरेस्ट रेट को हम नहीं करेंगे, कट कर देंगे। और अकोमोडेटिव से क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा? बताओ। बढ़ेगा। लेकिन ये सेंटीमेंट थे, सेंटीमेंट थे, ये नहीं हुआ ऐसा मान लो, या टाइटनिंग हो गई, या न्यूट्रलिटी के बाद दोबारा टाइटनिंग हो गई। कुल मिलाकर मनी सप्लाई नहीं बढ़ रहा है और आरबीआई फेल कर गया। फेल कैसे कर गया मैं बताता हूँ। आप कहोगे फेल कैसे कर गया सर? इंटरेस्ट रेट तो उसके हाथ में ही है ना, कट करना और वो करना। यार मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए आरबीआई स्टेप लेता है। ये नहीं कि कल को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली है और आरबीआई फिर भी इंटरेस्ट रेट वगैरह मतलब वो करते चलेगा। बहुत कुछ सोच समझ के चलना होता है, वरना एक बार बताओ आरबीआई पूरा पूरा इंटरेस्ट फ्री लोन्स ना कर दे कि लो लोन उठाओ सब लोग, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और क्या कहते हैं कोई ब्याज नहीं लगेगा किसी के ऊपर। इकोनॉमी के सेंटीमेंट्स को देखते हुए चलना है। आरबीआई इसलिए तो सबसे ज़्यादा खिलाफ रहता है सरकार के, जब भी वो वेवर स्कीम चलाते हैं, जैसे फार्म लोन वेवर, वो कहते हैं भाई साहब लोन था, लोन तुम माफ़ कर रहे हो जो साला प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस आन दो, कम से कम ब्याज तो छोड़ दो। तुम तो चुनाव में जीत जाओगे, इकोनॉमी की पता है कैसी लंका लगेगी, फिर अल्टीमेटली इसका रिपरकशन भी तुम्हारे ऊपर निकलेगा।
₹40 का पेट्रोल जो आज दिख रहा है वो 90 का होते होते ₹900 का हो जाएगा वो। और इंडिया की आरएनई तो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था इस चीज़ को, ये मतलब वही रिवीजन वाली चीज़ है हमारी कि लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया वर्ल्ड की, और सबसे महंगा दूध सारे 200 देशों में से यही है। भरे पड़े हैं दूध ही हमारे देश में, और सबसे महंगा दूध यहाँ पर। समझ में आए सारी बातें? बताओ। अच्छा, इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन से इनिशिएटिव से बना था, जिसको क्या कहा जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन का दूसरा नाम? ऑपरेशन फ्लड। किसने लॉन्च करा था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कहां पर? गुजरात में। कहां पर गुजरात में? आनंद। कौन सी मूवमेंट थी? अमूल। किसने पार्टिसिपेट कर रहा था? डेयरी कोऑपरेटिव वर्कर्स ने। औरतें थी क्या इसके अंदर? यस। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।